देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, या फिर किसी भी कण के द्वारा कोई भी अगर तरंग उत्पन्न होती गतिशील अवस्था में, तो उस तरंग की गति की समीकरण को किसके द्वारा दिया गया था, श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। और एक भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो निकाली थी वो क्या आई थी आप लोगों के, आयोटा एच कट डेल साइन बाय डेल टी बराबर क्या आया था आपके, माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन। ठीक है, अब देखो इस समीकरण के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये समीकरण है ये कैसी समीकरण है, एक विमीय तरंग समीकरण है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जब गति ऊर्जा ऑपरेटर निकाला था ई के वो मान क्या आ रहा था, माइनस के एच कैट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स के रूप में निकला था। मतलब इस पार्टिकल के पास में ओनली फॉर आप लोगों के कौन सी टर्म आ रही है इसके अंदर, ओनली फॉर एक गति ऊर्जा की इक्वेशन के अंदर टर्म आ रही है। ये टर्म किसके कारण आ रही है, गति ऊर्जा के कारण आ रही है। मतलब इसके अंदर क्या है, इसमें स्थिति ऊर्जा की कोई भी पद नहीं है, ऊर्जा का कोई भी पद नहीं है। जब स्थिति ऊर्जा नहीं है तो स्थिति ऊर्जा नहीं है तो उस कंडीशन में समझ लो कि ये जो समीकरण है ये कैसे समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, मुक्त अवस्था में कण की गति की समीकरण को व्यक्त करती है। मतलब ऐसी कंडीशन, ये किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होगी, ये उस समय उत्पन्न होगी जब क्या हो, पार्टिकल के ऊपर बाहर से किसी प्रकार का कोई भी फोर्स न लग रहा हो, उसके बावजूद वो मुक्त अवस्था में गति करता रहे, तो उस कारण से अगर कोई भी तरंग उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो तरंग की समीकरण होगी मुक्त अवस्था में किसी भी पार्टिकल की फ्री कंडीशन के अंदर, वो गति की समीकरण क्या होगी, आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी बराबर माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों को इतना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य बात यही है कि जो ये समीकरण है ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, फ्री पार्टिकल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भी कोई भी स्थिर ऊर्जा की टर्म नहीं है, और स्थिर ऊर्जा की टर्म नहीं है तो इसका मतलब इस पार्टिकल के ऊपर बाहर से किसी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जब बाहर से किसी प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में पार्टिकल किस मुक्त अवस्था में गति कर रहा होता है, और मुक्त अवस्था में गति करते हुए पार्टिकल के लिए जो श्रोडिंगर की समीकरण होगी वो कौन सी होगी, आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी बराबर माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये तो क्या है, वन डायमेंशनल इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से किस इक्वेशन को भी लिखना है, जैसे ये वन डायमेंशनल इक्वेशन है फ्री पार्टिकल के लिए, वैसे ही वैसे अगर कोई भी पार्टिकल थ्री डायमेंशन के अंदर मुक्त अवस्था में गति कर रहा हो तो उस कंडीशन में, थ्री डायमेंशन की कंडीशन में ये समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होगी वो भी देख लीजिए। देखो त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण, देखो जैसे आप लोग त्रिविमीय श्रोडिंगर रिलेशन पढ़ना है तो उसमें एक्स वाई और जेड तीनों के निर्देशांक के ऊपर डिपेंड है, आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप वन डायमेंशन के अंदर, ठीक है ना, वन डायमेंशन में आप संवेग को किस प्रकार से लिखते हो, संवेग पी वेक्टर बराबर पी क्या होता है, एच कट पी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम जो होता है उसको पी बराबर क्या लिखते हो, एच कट के रूप में लिखते हो। लेकिन अगर आप थ्री डायमेंशन में जा रहे हो तो उस कंडीशन में संवेग जो है वो पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एच कट के वेक्टर, जहां पे के वेक्टर बराबर क्या होगा, के एफ आई कैप के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। तो जब हम इस के वेक्टर को थ्री डायमेंशन में इस प्रकार से लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में जिस प्रकार से वन डायमेंशन थ्री डायमेंशन के अंदर
मोमेंटम किस प्रकार से चेंज होगा, इन तीन अलग अलग निर्देशांकों के संयोजन के रूप में प्राप्त होगा। उसी प्रकार एक विमीय तरंग फलन साइन एक्स टी प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा की एक्स माइनस ओमेगा टी भी किस में बदल जाएगा, बी साइन आर वेक्टर प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी में क्या होगा, स्थान पर ठीक है ना। तो जिस प्रकार से 3 डायमेंशन के अंदर मोमेंटम क्या होता है, पी वेक्टर बराबर एच कैट के वेक्टर किसके रूप में, के एक्स के वाई के जेड के रूप में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे जो 1 डायमेंशन के अंदर तरंग फलन होता है जिसको साइन एक्स टी प्रोपोर्शनल टू किसके रूप में, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी के रूप में लिखते हो, वो भी किस रूप में आ जाएगा, साइन आर वेक्टर टी बराबर प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस के ओमेगा टी के रूप में यूज होगा। यहाँ जहां पे ये आर वेक्टर किसको प्रदर्शित करता है, 3 डायमेंशन में स्थिति सदिश या फिर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और जब यह इस प्रकार से है तो उस कंडीशन में एनर्जी भी क्या है, वो भी बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा भी। तो गतिज ऊर्जा 3 डायमेंशन में गतिज ऊर्जा क्या होगा, ई वेक्टर इज टू क्या होगा, पी वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ई वेक्टर बराबर क्या होगा, एच कट का होल स्क्वायर के वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन 2m। इस ई वेक्टर को आप किस प्रकार से देख सकते हो, एच कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अब ये के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के वेक्टर का होल स्क्वायर, के वेक्टर का होल स्क्वायर मतलब के वेक्टर डॉट के वेक्टर के इस प्रकार से लिख सकते हो। और के वेक्टर की वैल्यू क्या, के एक्स आई कैप के वाई जे कैप के जेड के कैप। तो इनका क्या होगा, आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में ओनली फॉर आई वाली टर्म आई के साथ में, वाई वाली वाई के साथ में, जेड वाली जेड के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगी। तो उस कंडीशन में ये गुणनफल क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अदर वाले आई का जे के साथ में, जे का के साथ में, के का आई के साथ में, वो सब के सब गुणनफल किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर। क्योंकि अदिश गुणनफल के अंदर समान एकांक सदिश जो होता है उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या मिल गया, एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर। तो इसी प्रकार से अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर समीकरण भी किस प्रकार से प्राप्त होगी, आयोटा एच कट डेल साइन बाय डेल टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ओनली फॉर एक टर्म डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स के स्क्वायर के रूप में नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्राप्त होगा। यहाँ से इसके अंदर से राइट हैंड साइड से साइन को बाहर ले लेंगे तो ये आयोटा एच का डेल साइन बाय डेल टी बराबर क्या आएगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साइन आयोटा एच कट डेल साइन बाय डेल टी बराबर क्या होगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या कहलाती है, यह एक स्वतंत्र
या मुक्त कण के लिए त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण कहलाते हैं। 3 डायमेंशन के जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो किस प्रकार से लिखी जाएगी? वह श्रोडिंगर इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जाएगी। ठीक है ना? करते हैं बलों का समावेश। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ पे समावेश से मतलब है आपको बल जो फोर्स है उसकी टर्म को भी क्या करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर ऐड करना है। और इसके अंदर बलों के समावेश का अलग कोई भी मीन्स नहीं है, तो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि जो बलों का समावेश है उससे मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी स्थिति के ऊपर या किसी पोजीशन के ऊपर स्थित है तो उस कंडीशन के अंदर उस स्थिति के हिसाब से उसके पास में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा और फोर्स के मध्य आपने रिलेशन भी पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जो एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, डेल वी वेक्टर के बराबर होता है। अगर उसको हम ऐड करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो इक्वेशन क्या होगी, वो टाइम डिपेंडेंट होगी या टाइम इंडिपेंडेंट होगी, वो हमें पता करना है। तो देखिए, माना कि एक कण पर बल F कार्यरत है जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा V R वेक्टर T है। तो बल F वेक्टर तथा स्थितिज ऊर्जा V कोष्टक में R वेक्टर T में संबंध। F वेक्टर किसके बराबर आता है, डेल कोष्टक में V R वेक्टर T के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फोर्स जो हो किस रूप में, F वेक्टर R वेक्टर T डेल V R वेक्टर T के रूप में आपके क्या मिल गया, यहाँ पे बल मिल गया। ये रिलेशन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले भी पढ़ रखा होगा। यहाँ पे F वेक्टर R वेक्टर T जो है वो किसके बराबर होता है, डेल V R वेक्टर T के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो जब आप इसको लिखोगे आगे की तरफ, या फिर आप देखो जब आप लोगों के पास में कोई भी पार्टिकल है उसकी स्थिति के कारण जो उसकी स्थितिज ऊर्जा मालूम है, तो उस कंडीशन में बल की उपस्थिति में या फिर स्थितिज ऊर्जा के कारण कण की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, E बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होगी। क्योंकि फोर्स की टर्म आती किसके कारण है, स्थितिज ऊर्जा के कारण आती है। तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी क्या होगी, दो टर्म्स के योग के बराबर होगी। एक तो कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म, और एक काइनेटिक एनर्जी की टर्म। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एनर्जी है ये वेक्टर वो किसके बराबर आ जाएगी, V कोष्टक में R वेक्टर T प्लस P वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे जो ये P वेक्टर का होल स्क्वायर अपॉन 2m है, ये क्या है, कण की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, और V R वेक्टर T जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, कण की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करती है।
ठीक है, अब देखो अगर हम इस एनर्जी को हम क्या करें, इस एनर्जी को हम क्या करें, जो वेव फंक्शन हम मान रहे हैं किसके लिए, श्रोडिंगर समीकरण के अंदर को ज्ञात करने के लिए हमने जो वेव फंक्शन यूज किया साइन, उस वेव फंक्शन के ऊपर अगर इस एनर्जी को ऑपरेट करें या फिर इस समीकरण को अगर हम क्या करें तरंग फलन के साथ में लिखना चाहें तो वो कैसे प्राप्त होगी। अब देखो जब यहाँ पे एनर्जी वी आर वेक्टर टी प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m के रूप में निकल गई, तो अगर इसको हम वेव फंक्शन के साथ में लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे। तरंग फलन इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ई जो है ये अगर इस साइन के ऊपर ऑपरेट हो रही है तो उस कंडीशन में इस एनर्जी का टोटल मान भी क्या होगा, इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा। अब दूसरी चीज ये कि जब हमने ऑपरेटर निकाले थे रेखीय संवेग गतिज ऊर्जा के लिए, इन सब के ऑपरेटर हमने ज्ञात किए थे, तो जो एनर्जी का ऑपरेटर था उस एनर्जी के ऑपरेटर का मान ई का क्या मान आया था आपके, आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी, इसके रूप में टाइम के ऊपर डिपेंडेंट टर्म के रूप में इस प्रकार से ऑपरेटर ज्ञात किया था। ई का ऑपरेटर ऊर्जा संकारक है और मोमेंटम का ऑपरेटर ज्ञात किया था संवेग संकारक, तो वो पी बराबर क्या आया था आपके, आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, या फिर माइनस के आयोटा एच कट डेल, तो पी कैफ का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखो इस समीकरण नंबर 1 में मैं क्या करना पड़े, 2 और 3 से क्या रखेंगे मान, क्योंकि आप लोगों को मालूम है स्थितिज ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्थितिज ऊर्जा पार्टिकल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, और पोजीशन के लिए जो हमने ऑपरेटर था वो किसके ऊपर, उसका जो आइगन मान या फिर उसकी जो आइगन वैल्यू निकली थी वो पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती थी या फिर पोजीशन के रूप में प्राप्त होती थी। तो एक्स कैप का अगर एक्स मान है तो यहाँ पे वी कोष्टक में आर वेक्टर टी लिखा है, उसका आइगन मान भी क्या आएगा, वी आर वेक्टर टी के रूप में ही प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले भी हमने जब ऑपरेटर ज्ञात किए तब भी मैंने बता दिया था। अब क्या करो, इन दोनों मान को इस समीकरण में रखोगे तो जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, आयोटा एच कट डेल साइन बाय डेल टी बराबर क्या होगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कोष्टक में आर वेक्टर टी साइन। यह समीकरण जो है बल क्षेत्र एफ वेक्टर के लिए क्या कहलाती है, श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे ये टाइम की टर्म भी साथ में आ रही है, टाइम की टर्म साथ में आ रही है ना, तो इस वजह से दूसरे इसका नाम क्या बोला जाता है, दूसरे रूप में इसको क्या बोला जाता है, काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन भी इसे बोला जाता है। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, टाइम की एक टर्म
कौन सी ये वाली टर्म आ रही है, इस वजह से ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहलाती है साथ ही साथ में। ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। अब अगर मान लो कि इस समीकरण में क्या हो, मान लो कि v किसके बराबर हो जाएगा, r वेक्टर बाई t के बराबर, 0 किसके, 0 की, मतलब स्थितिज ऊर्जा या कण पे लगने वाला बल क्या हो जाए, शून्य हो। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ये सेम इक्वेशन जो है वो क्या प्राप्त होगी, आयोटा एच कट डेल साइन आर वेक्टर टी अपॉन डेल टी इजिकल्स टू क्या होगा, माइनस के एच कट का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन आर वेक्टर टी के रूप में। उस कंडीशन में ये समीकरण जो है ये किसके लिए कहलाएगी, मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण। टाइम डिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ये इन दोनों में बस अंतर इतना सा है कि ये कौन सी स्थिति में है, ये उस स्थिति में जब पार्टिकल क्या है, फ्री स्टेट के अंदर नहीं है, मतलब उसके बाद बाहर से किसी न किसी प्रकार का कोई भी बल लग रहा है, तो उस कंडीशन में ये समीकरण क्या होगी, श्रोडिंगर की गति की समीकरण वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। लेकिन मान लो कि उसके बाद बाहर से कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो वो फ्री स्टेट के अंदर उस पार्टिकल, मतलब वो मुक्त अवस्था में सोता ही बिना किसी बल के कारण अगर गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण या फिर श्रोडिंगर के द्वारा जो कण है, कोई भी पार्टिकल है, उससे जनरेटेड कोई भी वेव हो, उस वेव की मोशन की समीकरण जो है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, वो इसके द्वारा। फ्री स्टेट के लिए और बाउंड स्टेट के लिए ये वाली एनर्जी इक्वेशन तरंग समीकरण होगी, ठीक है ना।